तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी दैट मीन्स बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, यानी वैसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो उसके पार्ट का यूज करके हम यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, मेडिसिन हो गया या तो फिर वैक्सीन हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि इंसान शुरू से जो करता आ रहा है, यानी बिना जीन को छेड़छाड़ किए नेचुरली प्रोसेस से जो चीज करता रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि यदि यदि कोई भी इंसान को क्या करना है, दही बनाना है, तो वह क्या करेगा कि दूध लेगा और थोड़ा सा पुराना दही लेगा, फिर क्या करेगा, उसको मिक्स कर देगा। तो उसमें ना तो कोई डीएनए या तो जीन को छेड़छाड़ किया, ठीक है ना, केवल उसको क्या क्या आपस में मिक्स कर दिया, उसके बाद फिर वह कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जहां हम सीधा जीन पे काम करते हैं, यानी जीन को काट उसके बाद जोड़ करके हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। उसको हम बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हमको लार्ज अमाउंट में यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे कि ह्यूमन जीन से क्या करेंगे, वहां से इंसुलिन लेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, बैक्टीरिया में डालेंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया में क्या करेंगे, डालेंगे, तो वहां पर फिर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन के इंसुलिन जीन को लिए, फिर उसको बैक्टीरिया के जीन में ऐड किए, फिर वहां से फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ। यानी सीधा सा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जीन पे हम डायरेक्ट काम किए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग के भी नाम से हम जानते हैं। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब हुआ कि वही चीज जो हम इंसुलिन का प्रोडक्शन किए, कि ह्यूमन जीन से, यानी जहां पे इंसुलिन का जीन है वहां पे उसको उठाएं और उसको फिर क्या किए, वहां से कट किए और कट करने के बाद उसको फिर क्या किए, जाके हम पेस्ट कर दिए बैक्टीरिया के जीन के साथ। अब बैक्टीरिया क्या हुआ, बैक्टीरिया अब इंसुलिन बनाना सीख गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। अब क्या हो गया कि बैक्टीरिया तो इंसुलिन बनाना सीखा, लेकिन हमको लार्ज अमाउंट में हमको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को जरूरत है इंसुलिन। तो अब क्या करेंगे कि उस लार्ज अमाउंट इंसुलिन के लिए हम क्या करेंगे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को अपनाएंगे। मतलब लार्ज प्रोडक्शन के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे, ताकि फिर वहां पे बैक्टीरिया क्या कर सके, ज्यादा ग्रोथ कर सके, फिर रिप्रोडक्शन कर सके, फिर ज्यादा हमको इंसुलिन वहां से प्राप्त हो सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या तो केमिकल इंजीनियरिंग के नाम से हम जानते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि एक डीएनए दूसरे जगह से, एक डीएनए दूसरा जगह से, और दोनों का डीएनए फिर आपस में कंबाइन हो जाना, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। यानी जैसे कि हम ह्यूमन से इंसुलिन जीन को लिए, वहां से डीएनए को उठाएं, फिर क्या किए, उसको बैक्टीरिया के डीएनए और बैक्टीरिया के जीन के साथ जोड़ दिए, तो दोनों का क्या हो गया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो फॉर्म किया गया था वो किसके द्वारा, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा 1972 में किया गया था। अब आगे बात करते हैं टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टूल्स का मतलब क्या होते हैं, कुछ औजार होते हैं। ठीक है, जैसे एंजाइम, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंजाइम का मतलब क्या हो गया, एंजाइम मतलब एंजाइम मतलब क्या कि डीएनए के साथ जो भी एंजाइम्स क्या करते हैं, रह के डीएनए के साथ काम करते हैं, उसको हम एंजाइम बोलते हैं। वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एक डीएनए कैरियर होता है, ठीक है ना, जो दो जीन, एक जीन को उठा के दूसरे जीन में क्या करता है, ले जाता है, यानी एक जीन
को उठा के दूसरे जीन में, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ह्यूमन का इंसुलिन जीन को उठा के यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर यदि ले गया, उसके अंदर डाल दिया गया, उसके जीन में डाला, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जिसके अंदर क्या हुआ कि वह जीन यानी फॉरेन डीएनए उसके अंदर डाला, उसी को हम क्या बोलेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि एंजाइम में लिगेज होते हैं, डीएनए पॉलीमर्स होते हैं, अल्कलाइन फास्फेट होते हैं और रेस्टिकेशन एंजाइम होते हैं। ठीक है। लिगेज का मतलब क्या हो गया, लिगेज का मतलब हुआ कि एक फॉरेन फॉरेन जीन, ठीक है ना, यानी फॉरेन डीएनए और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, दोनों के डीएनए यानी दोनों के जीन को आपस में क्या करना, चिपकाना। तो किसके द्वारा चिपकाना, लिगेज के द्वारा चिपकाना। ठीक है। डीएनए पॉलीमर्स का मतलब क्या हो गया, डीएनए पॉलीमर्स का मतलब हुआ कि डीएनए का कॉपी बनना, डीएनए का सेम कॉपी बनना क्या कहलाएगा, डीएनए पॉलीमर्स कहलाएगा। अब अल्कलाइन फॉस्फेट क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि जो हम ई कोली बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं, तो ई कोली बैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है ना। अब प्लाज्मिड में जो डीएनए है वो क्या होता है, राउंड शेप में होता है। क्या होता है, राउंड शेप में। उसको यदि हम बीच में कट करते हैं, ठीक है ना, बीच में यदि कट करते हैं तो ज्यादा चांस होता है कि फिर वो आपस में जाके जुड़ जाए। ठीक है। जब जुड़ जाएगा तो फिर वह जो इंसुलिन जीन है या तो जो भी जीन है फॉरेन जीन का यूज कर रहे हैं, वो फिर जाके वहां पे नहीं जुड़ पाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि अल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है कि वहां पे वो बैक्टीरिया को जब हम कट किए तो वहां के जो एंड में जो फॉस्फेट लगा है उसको क्या करता है, हटा देता है। जब उसको हटा देता है तो फिर क्या होता है कि वो आसानी से फिर एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाता है। फिर जो फॉरेन जीन होता है जाके फिर उसके साथ चिपक जाता है, उसी को हम बोलते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट बोलते हैं। रेस्टिकेशन एंजाइम का मतलब हो गया कि वैसा एंजाइम, ठीक है ना, वैसा एंजाइम जो कोई भी जीन को वहां से कट करने का, यानी सेलेक्टिव जो जीन होते हैं उसको कट करता है, उसको वहां से काटता है ना, उसी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिकेशन एंजाइम बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं तो रेस्टिकेशन एंजाइम बिलोंग्स टू न्यूक्लियस। ठीक है। रेस्टिकेशन एंजाइम जो होते हैं वह न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियस बोले तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो न्यूक्लियस, एक होता है इंडो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि जो डीएनए को एंड से कट कर रहा है, ठीक है ना, और इंडोन्यूक्लियस का मतलब हो गया जो डीएनए को बीच से कट कर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे रेस्टिकेशन एंजाइम होते हैं। सारे रेस्टिकेशन एंजाइम अपने अपने सिलेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सिलेक्टिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उसको काटते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है पैलियंड्रोनिक सीक्वेंस। पैलियंड्रोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, डीएनए का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस के बेसिस पे जितने भी एंजाइम है उसको फिर क्या करते हैं, काटते हैं। तो उसी सीक्वेंस को हम पैलियंड्रोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक सीक्वेंस यहाँ पे इस तरह बना है, एक सीक्वेंस यहाँ पे इस तरह बना है। अब यह सीक्वेंस को काट पाएगा कौन, मान के चलिए ECO R1 जो है या तो RI जो भी है, ठीक है ना, ई एंजाइम क्या करेगा, इसको काटने का काम करेगा। ठीक है। यह सीक्वेंस को कौन काटेगा, ई एंजाइम काटेगा। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से इसको उठाया और यहाँ से इसको उठाया, फिर लास्ट में क्या किए, दोनों को ज्वाइन को, दोनों एंड को क्या किया, आपस में ज्वाइन कर दिए। जब ज्वाइन कर दिए तो फिर एक नया डीएनए बना जिसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से हम जानते हैं। अब आगे क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब क्या होता है जीन को कट किया जाता है तो वहां पे जीन के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। ठीक है, जिसको हम सॉरी जीन डीएनए को जब कट किया जाता है तो डीएनए के वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब वह जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो टुकड़े जिसको फ्रेगमेंट बोल रहे हैं तो कुछ उसमें से ज्यादा छोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसको सही से पहचाना नहीं जा सकता है। तो क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वह नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज जब होता है तो हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो होगा वह पॉजिटिव चार्ज की ओर भागेगा। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि उसमें एक जेल का यूज किया जाता है। ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जेल का यूज किया जाता है। अब फिर जब उसमें जेल का यूज किया गया, अब उसमें इलेक्ट्रिक पास करवाया गया। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रिक उसमें पास करवाया तो फिर क्या होगा कि उसमें उस जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जब पास होता है तो फिर क्या होता है कि जो वहां पे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है छोटे छोटे वाले, वो क्या होते हैं, वे पोर्स में जाके
मतलब अंदर चल जाते हैं पोर्स के अंदर। अब बच जाता है बड़े वाले फ्रेगमेंट्स जो वहां पे अटक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि छोटे और बड़े जो फ्रेगमेंट्स है वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी से यानी इसी को करना किसके द्वारा किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर तो हमने बताया, ठीक है ना, कि जो भी फॉरेन जीन है उसको होस्ट ऑर्गेनिज के जीन में क्या करना, ले जाना, ठीक है, यानी एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर एक डीएनए कैरियर होता है, कैरियर डीएनए। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि इट शुड इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल एंड शुड बी आइसोलेटेड अगेन। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि एक अच्छा वेक्टर चाहिए, ठीक है, अच्छा वेक्टर कौन कहलाएगा कि उसके अंदर जो फॉरेन जीन है उसको होस्ट सेल में आसानी से डाल दे, या खूबी उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद इट शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब उसके अंदर डालेगा तो वह कोई डीएनए पॉलीमरेज के इंतजार में नहीं रहेगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा फिर उसको कॉपी करेगा, नहीं। वो वेक्टर क्या करेगा, वो अपने से उसको फिर रेप्लिकेट यानी कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वेक्टर शुड कंटेन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट वेयर वी कैन एडिट द डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर्स में क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए जहां पे हम क्या कर सकेंगे, अपने डिजायर्ड डीएनए को वहां पे ऐड कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अ वेक्टर शुड हैव द मार्कर साइट दैट अलाउ इजीली डिटेक्शन ऑफ ट्रांसफर सेल, ठीक है ना। अब वहां पे एक मार्कर साइट भी होना चाहिए जिससे क्या होगा कि वह मार्कर साइट यह पता करेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो मेरा फॉरेन जो जीन है, ठीक है ना, वह उसके अंदर आया है कि नहीं आया है। उसके बाद फॉर जीन एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड फॉरेन डीएनए द वेक्टर शुड हैव द रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है ना। अब जीन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होते हैं, क्या होना चाहिए, कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए, कॉस्मिड हो गए, बीएसी वाईसी। बीएसी का मतलब हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और वाईएसी का मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ठीक है। अब यदि हम प्लाज्मिड वेक्टर का बात करते हैं तो प्लाज्मिड होता है एक एग्जांपल प्लाज्मिड का जिसको हम बोलते हैं PBr322, ठीक है ना। पी पर हो गया प्लाज्मिड, बी पर हो गया वॉलिवर, और आर पर हो गया रॉड्रिग्वेज, ठीक है। ये दोनों जो है वॉलिवर और रॉड्रिग्वेज जो है दोनों साइंटिस्ट का नाम है। और 322 क्या है, ये आपका सीरियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं रीजन इन प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। प्लाज्मिड का जो होता है क्या, कहां कहां कौन सा रीजन होता है, कौन सा जगह होता है, तो सबसे पहला क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि जहां पे क्या होगा वह कॉपी करेगा, ठीक है ना। सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर मतलब क्या, वही साइट जहां पे क्या करेगा, वह सिलेक्ट करेगा कि फॉरेन जीन उसमें वो बैक्टीरिया आया है कि नहीं आया है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि सिलेक्टर मार्कर में फिर क्या होते हैं, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस और फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होते हैं। क्लोनिंग साइट मतलब क्या हो गया कि क्लोनिंग साइट वैसा जगह होता है जहां पे क्या होता है कि अब वो फॉरेन जीन आ गया तो अब उसको क्या करेगा, वहां पे इंसर्ट करके रखता है, यानी जहां पे उसको इंसर्ट करेगा। रिपोर्टर जीन का मतलब क्या हो गया कि यह रिजल्ट को दिखाता है, ठीक है ना, कि कोई भी फॉरेन जीन उसमें आया है, ठीक है, उसका रिजल्ट दिखाएगा। क्या होगा उसमें, एक होते हैं गैलेक्टोसाइडेज जीन होते हैं। गैलेक्टोसाइडेज जीन में क्या होते हैं, एक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ब्लू कलर और व्हाइट कलर। जब ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा मतलब उसके अंदर अभी वो फॉरेन जीन नहीं आए हैं, ठीक है। व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगा मतलब वो फॉरेन जीन उसमें आ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल्स। अब प्लांट और एनिमल्स में क्या होते हैं कि कुछ वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, किस लिए, क्लोनिंग जीन के लिए। अब क्या होते हैं कि जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। ये किस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है यह मोस्ट फेमस वेक्टर है किसका, प्लांट का यह मोस्ट फेमस वेक्टर है, ठीक है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, ठीक है, कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होते हैं कि इसके अंदर एक वेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड, जिसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के नाम से हम जानते हैं। टीआई प्लाज्मिड में होता है टीडीएनए। वह क्या करता है कि प्लांट में अटैक करता है, उसके बाद प्लांट में डिजीज क्रिएट करने का काम करता है। अब साइंटिस्ट ने सोचे कि यदि यह जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा प्लांट में यदि डिजीज क्रिएट किया जा रहा है
तो क्यों नहीं इसका टी डीएनए को हटा के हम उसमें अपना डिजायर्ड डीएनए डाल देते हैं, और फिर और जो प्लांट है उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको उस प्लांट को अच्छा ग्रोथ करवाना है या तो डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डीएनए डाल के फिर प्लांट में इंजेक्ट करवा देंगे। तो वही बैक्टीरिया को पकड़े, उसका टी डीएनए को हटाएं, उसमें डिजायर्ड डीएनए डाले, डिजायर्ड डीएनए डालने के बाद फिर वह बैक्टीरिया जब प्लांट में जाके अटैक करेगा, तो अब प्लांट में बैक्टीरिया अटैक किया मतलब क्या, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि अब वो प्लांट को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो वही हो गया एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियंस हो गया। उसी तरह क्या होता है, एक रेट्रोवायरस होते हैं जो एनिमल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यह वायरस जो है, ठीक है, कोई भी एनिमल को नुकसान पहुंचाएगा। अब सेम उसी तरह कि जो नुकसान पहुंचाने वाला डीएनए जो है उसको क्या करेगा, वहां से कट करेगा साइंटिस्ट, और फिर वहां पे क्या करेगा, डिजायर्ड डीएनए डालेगा, फिर एनिमल में इंजेक्ट करेगा, फिर उसको फायदा पहुंचाने लगेगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होते हैं कि जो रेट्रोवायरस जो होता है उसमें आरएनए होते हैं, ठीक है ना। आरएनए होने के बाद क्या होता है कि जब वो कोई भी एनिमल में जाके अटैक करता है तो एनिमल में, ठीक है ना, एनिमल में जाने के बाद वह आरएनए क्या करता है, उसमें जाके डीएनए बना देता है, और डीएनए जब बनाए तो डीएनए एनिमल का डीएनए फिर वो वायरस का डीएनए दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर क्या होता है कि वहां पे वायरस वाले डीएनए फिर क्रिएट होने लगते हैं। तो उसी को फिर क्या करता है साइंटिस्ट, वहां से उसको कट करता है, ठीक है, रेट्रोवायरस का जो आरएनए वहां से, और उसको डिजायर्ड डीएनए वहां पे डालता है। वो कोई भी एनिमल में यदि उसको इंजेक्ट किया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो एनिमल के लिए फिर यूजफुल होने लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट होस्ट के बारे में। तो कंपोनेंट होस्ट क्या होता है कि कोई बाहर वाली जीन को अपने अंदर एंटर करने की अनुमति यदि दे देता है तो उसको हम कंपोनेंट होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी बाहर वाले जीन को किसी के जीन में एंटर करने में क्या होते हैं, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड के द्वारा एंटर किया जाता है। तो यहाँ पे दिए गए हैं केमिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन जिसको हम बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं, या तो फिर बाय डिसआर्म पैथोजन, ठीक है ना। ये सारे क्या है, मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल मेथड के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी उसको पानी पसंद है। लेकिन बैक्टीरिया का सेल जो होता है, बैक्टीरिया के सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड का बना होता है, जो ऑयली होता है। अब जिससे क्या होगा कि बाहर वाला जो जीन होगा वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड में के सॉल्यूशन में उसको डाला जाता है। अब कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब बैक्टीरिया को डाला तो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन क्या करते हैं कि वह बैक्टीरिया के सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ देता है। फिर उसको क्या करते हैं कि उसको हम हीट करते हैं, सॉरी उसको पहले हम आइस में डालते हैं, उसके बाद फिर उसको हीट करते हैं, तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद वहां पे टेम्परेरी क्या होते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। जब टेम्परेरी पोर्स क्रिएट होते हैं तो फिर वह बाहर वाला जो जीन होता है फिर उसमें आसानी से एंटर कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। अब माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है कि माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या करते हैं कि हम बाहर वाले जीन को हम डायरेक्ट किसी भी बैक्टीरिया के सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। उसके बाद जीन गन या तो बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कि कोई भी प्लांट में यदि हमको बाहर के जीन को यदि हमको इंजेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन मेटल में क्या करते हैं कि हम वहां पे जीन को हम लगा देते हैं, उसके बाद उसमें हम शूट करते हैं। शूट जैसे करते हैं तो फिर क्या होता है, वो मेटल उसमें अंदर चल जाता है प्लांट में, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि साथ में वो जीन भी क्या चल जाता है, अंदर चल जाता है, उसको हम बोलते हैं जीन गन या तो बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं। उसके बाद है बाय डिसआर्म पैथोजन। बाय डिसआर्म पैथोजन क्या होता है कि नेचर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसका डीएनए खुद क्या होता है, ट्रांसफर वह करते हैं, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बात किए थे हम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस का। अब एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस में क्या है कि वहां जो भी डीएनए है जो डिजीज क्रिएट करता है, ठीक है, वहां का डीएनए को हम हटाएं और उसके जगह पर डिजायर्ड डीएनए हम डाल दिए। तो जैसे डिजायर्ड डीएनए डाले तो अब फिर वो बैक्टीरिया पूरी तरह चेंज हो गया, ठीक है ना। अब वह क्या करेगा कि कोई प्लांट में यदि जाएगा वह, और प्लांट में यदि उसको वहां पे प्लांट में यदि वो अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वह प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा, वो प्लांट के लिए ही क्या हो जाएगा, ग्रोथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह का हम डीएनए उसमें डाले हैं उस तरह का फिर वहां पे काम करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि बाय डिसआर्म पैथोजन बोलते हैं। उसके बाद आगे क्या, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या प्रोसेस होते हैं? तो सबसे पहले क्या, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, पहले आइसोलेट करता है, फिर कटिंग द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है, फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फिर जीन का, फिर उसका क्या करता है, डीएनए का कॉपी करता है, फिर इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, और जो भी वहां पे जो डीएनए आया है, जो रेस्टिकेशन डीएनए है, उसको फिर होस्ट सेल में क्या करता है, इंसर्ट करता है। फिर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द सिलेक्टेबल मार्कर, वहां पे क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जो यह बात का पता लगता है कि इस बैक्टीरिया में क्या है कि फॉरेन जीन आए हैं कि नहीं आए हैं। फिर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल, ठीक है, जब उसमें वह जीन चल जाता है, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस वहां पे करता है। यहाँ पे क्या है कि एक स्मॉल स्केल कल्चर और एक लार्ज स्केल कल्चर। देखिए, स्मॉल स्केल कल्चर जो है वो लैब में यूज किया जाता है स्मॉल प्रोडक्शन के लिए, और लार्ज स्केल कल्चर होता है वो फैक्ट्री में यूज किया जाता है बायोरिएक्टर्स के द्वारा लार्ज प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कल्चर जो वर्ड है, कल्चर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सेल को या तो ऑर्गेनिक को यदि लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है, उसको सही न्यूट्रिएंट्स देकर, ठीक है, यदि उसको वहां पे ग्रोथ के लिए रखा गया है तो उसको हम बोलते हैं कल्चर बोलते हैं। ओके, यहाँ क्या है, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर एक टैंक होता है, ठीक है, एक स्टील का टैंक होता है जिसमें बैक्टीरिया को डाला जाता है ताकि वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ हो सके और हमको जो यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए उसका प्रोडक्शन ज्यादा मिल सके। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल स्टील टैंक, एक होता है स्पेज स्टील टैंक। सिंपल स्टील टैंक क्या होता है कि जिसमें बैक्टीरिया को केवल गोल गोल घुमाया जाता है, यह क्या बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। उसके बाद है स्पेज स्टील टैंक। स्पेज स्टील टैंक क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को भी पास किया जाता है ताकि वहां का जो सेल है वो अच्छा से ग्रोथ कर पाए और हमको प्रोडक्शन ज्यादा दे पाए। उसके बाद आगे है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट को बना लिया, अब वो प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, लाना है, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होंगे। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट, भाई प्रोटीन प्रोडक्ट को वहां से उठाएंगे, अलग करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन, फिर उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, फिर एडिशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, अब उसमें क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। जिस तरह हम क्या करते हैं कि अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम नमक डालते हैं, ठीक है ना, उसी तरह क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में हम प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट, फिर उसका क्या करेंगे, किसी ह्यूमन पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोलिंग, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया कि यदि उसको टेस्ट कर लिए, उसके बाद क्या रिजल्ट आया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, उस पे काम करेंगे, फिर उसको सप्लाई करेंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।